नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर आया बड़ा बदलाव फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 जिसकी आखिरी डेट थी 31 जुलाई नॉन ऑडिट केस वालों की, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है, और आपको 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के जितने भी आपके ट्रांजैक्शन है फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर, उसे आपको इनकम टैक्स में दिखाना जरूरी हो जाता है। अगर आपको लॉस भी क्यों ना हुआ उसके लिए भी आपको आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, इसमें टर्नओवर कैसे आपको निकालना है। तो टर्नओवर का जो कैलकुलेशन है यहां पर दिया गया है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो यहां पर टर्नओवर निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आप ऑडिट में फॉल करते हैं या नहीं करते, यह डिपेंड करता है आपका टर्नओवर। तो आईसीआई द्वारा यहां पर बताया गया कि कैसे आपको यहां पर जो टर्नओवर है वो निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि क्या होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, कैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। क्या आपको खर्चों का, यानी जो भी आपके खर्चे होते हैं उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। क्या यहां पर जो भी डिडक्शन है एटीसी से लेकर एटीयू तक, क्या उसका फायदा आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लॉसेस होते हैं तो क्या आपको जो लॉस है उसका सेट ऑफ मिलेगा या फिर कैरी फॉरवर्ड है वो अलाउ किया जाएगा। लॉस ऑन एफ एंड ओ पे जो भी आपको लॉस हो रहा है, क्या इसका फायदा यानी सेट ऑफ में आपको फायदा मिलेगा अदर इनकम के सामने, क्या आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, या इसको अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है यानी उस साल एडजस्ट नहीं हुआ है तो क्या आने वाले सालों में इसको क्या आप एडजस्ट कर पाएंगे। जानेंगे आज के इस वीडियो में इन सभी बातों के बारे में। डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। फ्यूचर एंड ऑप्शन रिलेटेड सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। टर्नओवर के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, ऑडिट कब आपके लिए एप्लीकेबल होगा। कई लोगों को यहां पर कंफ्यूजन है ऑडिट को लेकर कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको जो है ऑडिट करवानी होती है या नहीं करवानी होती है। लॉस को लेकर भी कई लोगों को दिक्कत आती है कि लॉस अगर आ गया तो आईटीआर ही नहीं भर रहे, जबकि अगर आप लॉस पर आईटीआर नहीं भरेंगे तो उस केस में आपको 100% नोटिस आने के चांस हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आईटीआर आपको भरनी कंपलसरी हो जाती है, लेकिन कब आपको नहीं भरनी है या कब भरनी पड़ेगी, कब आप ऑडिट में आएंगे, इसकी पूरी जानकारी डिटेल में आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं एफ एंड ओ रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कैसे आपको टर्नओवर जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हम पहले आपको बताएंगे टर्नओवर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको बताएंगे ऑडिट कब आपके लिए एप्लीकेबल होगा। यानी जो भी टर्नओवर का कैलकुलेशन हम बताएंगे उस टर्नओवर के हिसाब से ही आपको ऑडिट एप्लीकेबल होगी या फिर नहीं होगी। आइए अपने आ जाते हैं अपने एग्जांपल पे। तो यहां पर हमने एग्जांपल लिया एफ एंड ओ का फाइनेंशियल ईयर 24-25। ध्यान रखिएगा, जो भी टर्नओवर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो आईसीआई की जो 9th एडिशन है उसके हिसाब से कर रहे हैं। यानी जो आईसीआई द्वारा जो गाइडेंस नोट दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से हम यहां पर टर्नओवर आपका एफ एंड ओ का जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। अब यहां पर हम मान लेते हैं आपकी 4 ट्रेड हुई है पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। पहली ट्रेड में यहां पर हमने लिखा है बाई और यहां पर आपका सेल, और ये आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आपने 30 लाख में खरीदा था लेकिन 40 लाख में बेचा और 10 लाख का यहां पर प्रॉफिट हो गया। दूसरी ट्रेड में 40 लाख का खरीदा था, 60 लाख में बेचा, 20 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया। तीसरी ट्रेड में 20 लाख में आपने खरीदा था, 10 लाख में बेचा था, तो यहां पर आपको 10 लाख का लॉस हुआ। और चौथी ट्रेड में 55 लाख में खरीदा था, 75 लाख में आपने बेच दिया और 20 लाख का जो है यहां पर प्रॉफिट हो गया। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस आपका 40 लाख हुआ। और टोटल टर्नओवर जो है यहां पर ये जो सेल है आपको यहां पर जो है ये टर्नओवर आपका है 1.85 करोड़। तो ये जो सेल और टर्नओवर आपको दिख रहा है 1.85 करोड़। तो क्या इस बेसिस पर यहां पर हम चुनेंगे क्या हमें ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो टर्नओवर है वो आपको नहीं देखना है।
तो यहां पर जो सेलिंग टर्नओवर आपको जो दिखाई दे रहा है F&O का, ये आपको नहीं देखना है। तो टर्नओवर कैसे निकाला जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, टर्नओवर निकालने के लिए यहां पर चाहे वो फ्यूचर हो या फिर ऑप्शन हो, आपको एब्सोल्यूट प्रॉफिट निकालना होगा। एब्सोल्यूट जो वैल्यू होगी वो यहां पर निकालनी होगी। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो प्रॉफिट है उसी को आपको देखना होगा, यही आपका टर्नओवर होगा, लेकिन आपको एब्सोल्यूट प्रॉफिट यहां पर निकालना होगा। एब्सोल्यूट जो वैल्यू है वो यहां पर आपको निकालनी होगी। ये 10 लाख है तो यहां पर आपको 10 लाख लेना है, 20 लाख है तो यहां पर आपको 20 लाख लेना है। प्लस माइनस जो है उसको आपको इग्नोर कर देना है, प्लस और माइनस को नहीं देखना है, सीधे वैल्यू यहां पर रखनी है। 10 लाख माइनस में है तो भी यहां पर 10 लाख लेना, और ये 20 लाख रुपया जो है वो यहां पर 20 लाख ले लिया। अब यहां पर टोटल करिए कितना होता है, 20 20 40 50 60, तो 60 लाख का ये होता है आपका टर्नओवर। तो यहां पर आपको देखना है जो भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू है या जो भी आपकी नेगेटिव वैल्यू है, जो डिफरेंस निकल कर आए हैं उसको आपको टोटल जो है वो यहां पर कर देना है। तो पॉजिटिव वैल्यू हुई या नेगेटिव वैल्यू हुई, सभी को टोटल आपको करना है। प्रॉफिट एंड लॉस को देखना है, ना आपको बाइंग को देखना है ना आपको सेलिंग को देखना है, आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। तो ये होगा आपका टर्नओवर 60 लाख रुपए का। और प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट तो यही होगा 40 लाख का। आप अपना जीरोधा अकाउंट है या फिर ग्रो अकाउंट है, जहां पर भी आपका अकाउंट है, आपको अपने ब्रोकर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मंगवा लेना है। वहां पर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 40 लाख का ही निकल कर आएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में यही आपका प्रॉफिट फाइनल होता है और इसी के हिसाब से आपको अपनी आईटीआर में दिखाना होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो यह 40 लाख का आपका प्रॉफिट है, लेकिन आपका जो टर्नओवर है फॉर पर्पस ऑफ F&O ट्रेडिंग पर्पस के लिए, टर्नओवर यहां पर ऑडिट कैलकुलेशन के लिए कि आप पर ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है, हमें यह 60 लाख का टर्नओवर देखना होगा। कैसे निकाला ये तो हमने आपको बता दिया। अब ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हो सकता है यहां पे ट्रांजैक्शन तो मैंने आपको कम बताया है, लेकिन हो सकता है क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन है तो यहां पर 10 करोड़ के भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, 20 करोड़ के भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट जो है वो आपका 10 लाख का 20 लाख का प्रॉफिट कम होगा, लेकिन ट्रांजैक्शन यहां पर बड़े बड़े हो सकते हैं। तो यहां पर हर एक को ऑडिट एप्लीकेबल ना हो, इस वजह से यहां पर जो भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू जो है उन सभी को ऐड किया जाएगा, वही आपका टर्नओवर माना जाएगा। तो ये तो हमने सीख लिया टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करना है। अब जानते हैं ऑडिट की लिमिट क्या है, ऑडिट की लिमिट क्या है और कब आपको यहां पर ऑडिट एप्लीकेबल होगी, कब ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगी। आइए जानते समझते हैं आईसीआई गाइडेंस नोट द्वारा यहां पर क्या कहा गया है। अगर आप फ्यूचर में ट्रांजैक्शन करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी प्लस आपकी जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी, ये दोनों की दोनों यहां पर ऐड कर दी जाएगी, जो आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट निकल कर आएगा, यही आपका टर्नओवर जो है वो माना जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन के केस में भी पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू आपकी ऐड कर दी जाएगी। साथ में अगर कोई प्रीमियम रिसीव किया है तो वो भी यहां पर ऐड कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा चीज प्रीमियम अगर कोई रिसीव किया है तो वो भी आपके टर्नओवर में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई रिवर्स ट्रेडिंग करी है तो उस केस में वो भी यहां पर आपके टर्नओवर का पार्ट होगा, उसको भी यहां पर इंक्लूड किया जाएगा। अब मान लीजिए आपने यहां पर पूरे साल में यानी 31 मार्च 2025 तक आपके कुछ ट्रांजैक्शन थे फ्यूचर एंड ऑप्शन के, जो यहां पर आउटस्टैंडिंग पड़े थे, यानी वो यहां पर स्क्वायर्ड ऑफ नहीं हुए हैं। तो उस केस में उन ट्रांजैक्शन का, यानी वो आपके यहां पर क्लोजिंग में खड़े हुए हैं, स्क्वायर्ड ऑफ नहीं हुए, वो अगले साल जो है वो स्क्वायर्ड ऑफ होंगे। तो उस केस में वो टर्नओवर का पार्ट कब बनेगा, यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जब वो स्क्वायर्ड ऑफ होंगे तो उस साल वो टर्नओवर का पार्ट बनेगा, इस साल टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो भी प्रीमियम है ऑलरेडी अगर प्रॉफिट और नेगेटिव में अगर ऐड किया हुआ है प्रीमियम, तो वापस उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये गाइडेंस नोट के अंदर आईसीआई द्वारा दिया गया है। फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो टर्नओवर है वो इस बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा फॉर ऑडिट पर्पस के लिए। ये ध्यान रखिएगा, ऑडिट पर्पस के लिए हम टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहां पर ऑडिट एप्लीकेबल हो सकती है या नहीं होगी, आइए जानते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, F&O जो है वो यहां पर नॉर्मल बिजनेस की कैटेगरी में डाला गया है।
तो ये F&O बिजनेस जो है वो एक नॉर्मल बिजनेस है, यानी नॉर्मल टैक्स स्लैब जो दी गई है, ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम, इसके हिसाब से टैक्स किया जाएगा। आपको खर्चे भी मिलेंगे, डिडक्शन भी अलाउ होंगे ओल्ड टैक्स रिजिम में 80C से लेकर 80U तक। तो यहां पर F&O को जो है वो नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन यानी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस माना गया है, और F&O को यहां पर अगर F&O पे लॉस अगर हुआ तो लॉस वो जो है वो बिजनेस लॉस माना जाएगा। तो बिजनेस प्रॉफिट और बिजनेस लॉस जो है वो यहां पर माना जाएगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको 44AD में यहां पर F&O जो है वो आप दिखा सकते हैं, यानी आपका जो टर्नओवर है वो 44AD के हिसाब से आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल बिजनेस है इसलिए हम यहां पर 44AD का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन क्या क्या कंडीशन है ये जानना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन, ये सिर्फ इंडिविजुअल, HUF और अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है उनको ही मिलेगा, LLP को अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आपका कमीशन और ब्रोकरेज का बिजनेस है, या आपकी कोई एजेंसी बिजनेस है, या आप अगर प्रोफेशन में है 44AA के तहत, तो आपको यहां पर फायदा 44AD का नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, यहां पर टर्नओवर की लिमिट दी गई है। तो टर्नओवर हमने आपको बताया था F&O का कैसे कैलकुलेट करना है, तो जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगी वो आपका टर्नओवर होगा। तो ये जो टर्नओवर होगा वो यहां पर एक्सीड नहीं होना चाहिए 3 करोड़ रुपए से ज्यादा। आप सभी को पता है 2 करोड़ की लिमिट है, लेकिन यहां पर सरकार ने लिमिट बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी अगर आप 95% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। और F&O के केस में सारे ट्रांजैक्शन 100% ऑनलाइन होते हैं, सारी की सारी सेल टर्नओवर जो भी आपका होता है वो ऑनलाइन होता है। तो 3 करोड़ तक का आप यहां पर अगर आपका टर्नओवर होगा तो उस केस में 44AD का फायदा आप ले सकते हैं। अब यहां पर आपको डीम्ड प्रॉफिट दिखाना होता है, कितना 6% दिखा सकते हैं, या अगर आपका हायर प्रॉफिट है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। तो 6% या जो भी हायर प्रॉफिट है वो आप यहां पर दिखा सकते हैं। तो टर्नओवर ध्यान रखिएगा 3 करोड़ होगा, और प्रॉफिट मिनिमम आपको 6% तो दिखाना ही है। यहां पर 8% नहीं 6%, क्योंकि यहां पर आपका सारा डिजिटल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसमें यहां पर आपको ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो 3 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर हुआ तो ना आपको बुक्स ऑफ अकाउंट करना है ना ऑडिट करना है। लेकिन यहां पर एक पेनल्टी क्लॉज है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। यह पेनल्टी क्लॉज क्या कहता है कि अगर किसी साल में आपने 44AD क्लेम किया, फिर अगले आने वाले 5 साल तक आपको 44AD क्लेम करना है। अगर उस बीच में किसी भी साल में आपने 44AD क्लेम नहीं किया तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी करना मैंडेटरी होगा, आपको ऑडिट भी करवाना होगा अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख से क्रॉस कर जाती है। मान लीजिए आपने असेसमेंट ईयर 2024-25 में 44AD जो है वो ऑप्ट किया था। अब आपको असेसमेंट ईयर 25-26, आपका असेसमेंट ईयर 26-27, आपका असेसमेंट ईयर 27-28, आपका असेसमेंट ईयर 28-29 और 29-30 तक, ये 5 सालों तक आपको 44AD जो है वो ऑप्ट करना होगा। लेकिन अगर आपने समझ लीजिए 27-28 में जो है वो यहां पर आपका लॉस हो गया था और आपने यहां पर जो है कम प्रॉफिट दिखा दिया, यानी आपने ऑडिट करवा ली, तो उस केस में अब 27-28 में जो आपने किया है इसके बाद 28-29, 29-30, 30-31, 31-32 और 32 और 33, यानी ये आने वाले अगले सक्सेसिव 5 असेसमेंट ईयर, जिस साल आपने यहां पर रूल ब्रेक किया है और उसके 5 असेसमेंट ईयर तक आप फिर वापस 44AD जो है वो ऑप्ट नहीं कर सकते। आपको हर साल जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होगा और साथ साथ में 44AB के तहत आपको ऑडिट भी करवानी होगी। अगर आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा क्रॉस कर जाती है, फिर उस केस में जो टर्नओवर लिमिट है 1 करोड़ की वो यहां पर आपको नहीं देखनी है, आपको मैंडेटरी ऑडिट करवानी पड़ती है, क्योंकि ये पेनल्टी क्लॉज है जो 44AD में लगता है। तो अगर आपने किसी भी 5 साल में एक बार भी अगर 44AD से ऑप्ट आउट कर दिया तो उस केस में अगले 5 साल तक आप 44AD नहीं ले पाएंगे, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाना पड़ेगा। और यहां पर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर होगी तो ऑडिट भी करवाना मैंडेटरी हो जाता है। 44AD जो पेनल्टी क्लॉज है उसका यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए असेसमेंट ईयर 25-26 में आपका टर्नओवर 2 करोड़ का था
और प्रॉफिट जो है वो यहां पर 6% के हिसाब से 12 लाख का आपने दिखा दिया। ऐसे ज्यादा आपका अगर प्रॉफिट आया है तो हायर प्रॉफिट भी आप दिखा सकते हैं। अब आपने अगले साल असेसमेंट ईयर 26-27 में आपने 2.5 करोड़ का टर्नओवर तो किया, लेकिन आपका एक्चुअल जो यहां पर लॉस है वो 10 लाख रुपए का निकल कर आ गया। अब यहां पर आपका जो है लॉस निकल कर आ गया, लेकिन क्योंकि आपने 44 AD ऑप्ट किया है तो मिनिमम आपको 6% प्रॉफिट दिखाना होगा और 2.5 करोड़ के हिसाब से आपका 15 लाख का आपको प्रॉफिट दिखाना मैंडेटरी हो जाता है। तो भले ही आपका 10 लाख का लॉस हो सकता है, लेकिन आपको 15 लाख का अगर आपने प्रॉफिट नहीं दिखाया, यानी उस साल अगर आप 44 AD ऑप्ट नहीं करेंगे तो उस केस में ध्यान रखिएगा, यानी 26-27 में आपने 44 AD जो है वो ऑप्ट नहीं किया तो आने वाले 5 साल तक, यानी 27-28 से लेकर 31-32 तक आप 44 AD जो है वो ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। और इसमें ध्यान रखिएगा आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन भी करना पड़ेगा और ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। ऑडिट कब करवानी? जब आपकी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम होगी तब हर साल यहां पर ऑडिट करवानी है। 26-27 की बात करें तो यहां पर अगर आप 15 लाख का प्रॉफिट दिखा देते हैं तो आप आने वाले 5 साल तक आप 44 AD क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान रखिएगा 15 लाख का प्रॉफिट दिखाने के बाद ये जो 10 लाख का जो लॉस है वो यहां पर आपको नहीं मिलेगा, यानी आपकी अगर फ्यूचर में फ्यूचर ऑप्शन से अगर इनकम होती है तो उसके सामने एडजस्ट नहीं होगा, ना ही कोई अदर इनकम के सामने एडजस्ट नहीं होगा अगर आप 44 AD लेते हैं। लेकिन अगर आप 44 AD नहीं लेते, 10 लाख का लॉस दिखाना चाहते हैं, तो उस केस में इस 10 लाख के लॉस को सेट ऑफ करना चाहते हैं या कैरी फॉरवर्ड अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है। तो ऑडिट करना आपको मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आप ऑडिट में चले जाएंगे तो अगले आने वाले 5 साल तक आप 44 AD को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, यानी हर साल आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। 2.5 लाख से ज्यादा इनकम हुई तो ऑडिट भी करवाना पड़ेगा आने वाले अगले 5 साल तक। तो एक ये पेनल्टी क्लोज जो है वो यहां पर दिया गया है। तो ध्यान रखना है, अगर आपको लॉस का बेनिफिट लेना है, सेट ऑफ करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा उस साल भी और आने वाले अगले 5 साल तक। अगर आप चाहते नहीं है कि ये लॉस का बेनिफिट आप नहीं लेना चाहते तो उस केस में आप 15 लाख का प्रॉफिट दिखा सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं 44 AD के तहत। अब बात करते हैं ऑडिट आपको कब करवानी होगी 44 AB के तहत। सबसे पहले आपको बता दें 44 AD के अंदर अगर आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन चूज करते हैं तो वहां पर 3 करोड़ की लिमिट है। अगर आपका 95% ट्रांजेक्शन जो है वो ऑनलाइन से है तो F&O में ऑनलाइन से ही है तो उस केस में आपको ऑडिट करवाना नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपने 44 AD जो है वो कंप्लाई नहीं किया तो उस केस में आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी होगा। तो वहां पर कोई भी टर्नओवर लिमिट नहीं है। अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 2.5 लाख से क्रॉस कर जाएगी तो उस केस में आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो सकता है। अब बात करते हैं 44 AB के अंदर क्या लिमिट दी गई है। तो 44 AB के अंदर 2 लिमिट दी गई है, एक तो 1 करोड़ की दी गई है, एक 10 करोड़ की दी गई है। तो अगर आपने 44 AD नहीं चुना है, यानी 44 AD जो है आप ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मली अगर आप ऑडिट करवाना चाहते हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपका F&O का टर्नओवर हुआ तो उस केस में आपको ऑडिट जो है वो मैंडेटरी हो जाती है। लेकिन यहां पर सरकार ने रिलैक्सेशन दिया है, अगर आप 95% तक कैश ट्रांजैक्शन दिखाते हैं, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट ट्रांजैक्शन अगर आप 95% तक दिखाते हैं तो उस केस में 10 करोड़ तक आपको अलाउ है। F&O का अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर हुआ तभी आपको ऑडिट करवाना होगा, यानी अबव 10 करोड़ से ज्यादा हुआ तो उस केस में आपको ऑडिट करवाना है। 10 करोड़ के अंदर हुआ, यानी 10 करोड़ का आपका ये टर्नओवर है, इसके अंदर हुआ तो उस केस में आपको ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है आपका ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 95% या उससे ज्यादा होना चाहिए। यहां पर सिर्फ आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेंटेन करना है। 3 करोड़ तक तो वो भी नहीं करना आपको 44 AD के अंदर, लेकिन अगर 44 AD नहीं है तो उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट करवाना पड़ेगा। पर ऑडिट है वो आपको 10 करोड़ के ऊपर ऑडिट करवाना है और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। 10 करोड़ के अंदर की बात करें तो ऑडिट नहीं करवाना। अगर 95% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तब सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करना है, अगर आप 44 AD जो है वो ऑप्ट नहीं करते। अब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के भी लिमिट दी गई है कि यहां पर मिनिमम लिमिट क्या है। तो मिनिमम लिमिट ध्यान रखिएगा, अगर आपका इनकम जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा है या पूरे साल में जो टर्नओवर है वो 25 लाख रुपए से ज्यादा है, ये जो अमाउंट है इनकम और आपका जो सेल टर्नओवर जो है पिछले 3 सालों में कभी भी एक बार जो है क्रॉस कर गया है तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट यहां पर कराना मैंडेटरी होगा, जो भी इंडिविजुअल है जो भी HUF है। तो ये मिनिमम लिमिट है, इससे ऊपर गया तो
आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, और 10 करोड़ तक का आपका ट्रांजैक्शन है तो उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, वहां पर आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। 10 करोड़ से ऊपर हुआ तो उस केस में आपको ऑडिट करवाना है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन है तो 44 AD आपके लिए एप्लीकेबल है। इसमें ना आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, ना आपको ऑडिट करवाना है। लेकिन अगर आप इसमें नहीं जाते हैं तो उस केस में ध्यान रखिएगा, यहां पर 10 करोड़ की लिमिट दी गई है। 10 करोड़ के ऊपर अगर आपका ट्रांजैक्शन हुआ तो उस केस में आपको ऑडिट करवाना है। यानी अगर आपका ट्रांजैक्शन जो है 10 करोड़ के अंदर है तो उस केस में सिर्फ आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, उस केस में आपको ऑडिट नहीं करवाना। अगर आप 95% जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, 10 करोड़ से ऊपर हुआ तो ऑडिट भी करवाना है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन भी करना है। अब बात करते हैं, अगर आप नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आप कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। तो यहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, जहां पर आपको यहां पर इनकम लिख लेनी है, इनकम फ्रॉम F&O ट्रेडिंग क्रेडिट साइड में। तो जो भी आपके जीरो डे अकाउंट है, ग्रो अकाउंट है, अपस्टॉक अकाउंट है, वहां पर जो भी आपका प्रॉफिट आप यहां पर दिखा सकते हैं, लॉस आपको यहां पर डेबिट साइड दिखाना है, क्रेडिट साइड जो है वो आप अपना प्रॉफिट दिखा सकते हैं। वही प्रॉफिट ये आपको दिखाना है, जो हमने आपको टर्नओवर बताया था वो टर्नओवर आपको नहीं दिखाना, आपको यहां पर प्रॉफिट दिखाना है। मान लीजिए आपका 25 लाख का प्रॉफिट है तो 25 लाख का प्रॉफिट जो है वो यहां पर आ जाएगा। अब आपको यहां पर खर्चों का भी यहां पर डिडक्शन मिल जाता है, यानी जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं F&O का बिजनेस करते वक्त, हो सकता है आपने कोई कर्मचारी रखा हो या फिर आपको कोई टेलीफोन का खर्च हो सकता है फोन कॉल के लिए, या और भी बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसे कि सैलरी आप दे रहे हैं, रेंट आपने शॉप लेकर रखी है, आप अपना पूरा बिजनेस सेटअप करके रखा है, उस शॉप का रेंट दे रहे हैं, वो भी खर्चा ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा ले सकते हैं, टेलीफोन का खर्चा ले सकते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर आपने करवाया है तो आपके जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है या एसी अगर आपके ऑफिस में है तो उसका अगर रिपेयर मेंटेनेंस है वो भी आप ले सकते हैं, स्टेशनरी का खर्चा हो गया, डेप्रिसिएशन आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट में कंप्यूटर खड़ा है, लैपटॉप खड़ा है, व्हीकल आपने परचेज करी है, सॉफ्टवेयर आपने परचेज किया है, एयर कंडीशनर आपने परचेज किया है, तो इसका डेप्रिसिएशन भी आपको अलाउ किया जाता है, उसका भी खर्चा आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप एसटीडी अगर आपने पेड किया है, ब्रोकरेज, स्टैंप ड्यूटी, जीएसटी आप पेड करते हैं, तो जो भी आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर वहां पे खर्चे दिखे उनका भी फायदा आप ले सकते हैं। सेबी को टर्नओवर फीस दिए, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस दिए, अदर चार्जेस दिए, तो ये सारे खर्चे आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई खर्चे है तो वो भी आप क्लेम कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा सभी खर्चों का प्रूफ और बिल रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, लेकिन कैश खर्चा जो है वो 10,000 रुपए से ज्यादा ना करें। अगर 10,000 रुपए से ज्यादा अगर आपने किसी को कैश पेमेंट किया तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया आपका बैलेंस शीट जहां पर आपके सारे एसेट आ जाते हैं। तो आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप अगर आपने परचेज किया है, व्हीकल अगर आपने परचेज करी है, सॉफ्टवेयर अगर आपने खरीदा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रांजैक्शन करते हैं, एयर कंडीशनर है, तो ये सब आपकी एसेट हो जाती है। जो भी आपके स्टॉक्स खड़े हुए हैं वो आ जाएंगे, बैंक बैलेंस आ जाएगा। यहां पर क्रेडिट साइड पर यानी लायबिलिटी साइड पर आपको देखना है कि जो भी आपका कैपिटल अकाउंट है, आपने अगर कोई लोन लिया हुआ है, अगर इस लोन का अगर ब्याज भी दे रहे हैं तो भी वो आप उसका खर्चा ले सकते हैं। अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन करने के लिए लोन लिया है, उसका ब्याज दे रहे हैं, तो भी आप उसका एक्सम्पशन यानी एक्सपेंस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर लायबिलिटी है तो वो भी आप यहां पर दिखा सकते हैं। तो ये प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो है वो आप बना सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा यहां पर ITR 3 जो है वो यहां पर आप फाइल कर सकते हैं, और ITR 4 जो है ये दो फॉर्म आप फाइल कर सकते हैं। ITR 4 हमने ऑलरेडी बता दिया, 44 AD अगर आपने ऑप्ट किया है तो ITR 4 फाइल करेंगे। अगर आपने 44 AD जो है वो ऑप्ट नहीं किया है तो उस केस में आप ITR 3 जो है वो फाइल करेंगे। बिजनेस यानी नॉर्मल बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है तो ITR 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्सपेंस तो हमने आपको बता दिया। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो भी डिडक्शन है वो यहां पर आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C से लेकर 80U। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में कुछ डिडक्शन अलाउ होते हैं तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां पर आपको टैक्स रिजीम चुननी होगी क्योंकि स्लैब बेसिस पर आपको टैक्स लगेगा, तो आप चाहे तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं या चाहे तो न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। तो ये जो 25 लाख का बाद में एक्सपेंस करने के बाद मान लीजिए आपका 10 लाख का यहां पर प्रॉफिट निकल कर आया, तो इस 10 लाख पर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपको जाना है तो अप टू 3 लाख तक आपका होगा निल। फिर आपको देखना है 3 लाख से 7 लाख तक आपको 5% लगेगा यानी 20,000 रुपए का टैक्स आएगा। फिर यहां पर आपको देखना है कि आपका 7 लाख से 10 लाख यानी 3 लाख पर आपको 10%, 30,000, कुल टैक्स आपका 50,000 हुआ। तो 50,000 यहां पर आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा प्लस 4% सेस के साथ। अगर यहां पर आपकी 7 लाख के अंदर इनकम होती है न्यू टैक्स रिजीम में तो आपको रिबेट भी अलाउ किया जाएगा। रिबेट 87A का भी फायदा आपको यहां पर मिल जाता है। तो टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा टैक्स, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम।
बेनिफिट जो भी होगा उसके हिसाब से डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हैं एटीसी से, एटीयू एक्सपेंसेस भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल बिजनेस जो होगा उसके हिसाब से माना जाएगा। तो यहां पर आप अच्छी खासी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, अपना टैक्स जो है अच्छा खासा यहां पर बचा सकते हैं अगर आप फ्यूचर ऑप्शन करते हैं। जाते अपने आखिरी पॉइंट पे, तो F&O का जो भी लॉस आपका होता है वो बिजनेस लॉस माना जाता है और इसको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाता है आइए ये समझते हैं। तो जो भी आपका F&O का अगर लॉस हुआ है ये होता है आपका बिजनेस लॉस, यानी जो भी आपका नॉर्मल बिजनेस लॉस है उसी हिसाब से ये माना जाएगा। यानी ये आपका सेट ऑफ जो है वो किसी भी अदर इनकम के सामने किया जाएगा। तो करंट ईयर में जो भी आपकी इनकम होगी उसके सामने किया जाएगा। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो उसके सामने एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका कोई बिजनेस, दूसरा कोई बिजनेस और प्रोफेशन अगर इनकम है तो वहां से एडजस्ट हो जाएगा, या फिर अदर सोर्सेस से कोई इनकम है जैसे ब्याज की इनकम हो गई, एफडी इंटरेस्ट की इनकम हो गई, डिविडेंड इनकम हो गई, तो उनसे भी एडजस्ट किया जा सकता है, या फिर कोई कैपिटल गेन है तो वहां से भी एडजस्ट किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपको यहां पर रेंट मिल रहा है 30,000 रुपया 12 महीने के हिसाब से, यानी हो गया 3,60,000 रुपया, और आपका F&O का जो लॉस था वो यहां पर था 90,000 रुपया। अब यहां पर कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, सेट ऑफ कैसे मिलेगा आपको करंट ईयर में, ध्यान रखिएगा। यहां पर रेंट आपका आ जाता है 3,60,000 रुपया, इसमें आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, 1,08,000 यहां पर कम हो जाता है, फिर आपका बचता है 2,52,000 रुपीज। अब यहां पर जो है आपको F&O का जो लॉस है वो यहां पर एडजस्ट आपका हो जाएगा, 90,000 रुपए यहां पर कम हो जाएंगे, तो 1,62,000 का ये आपकी हो जाएगी टैक्सेबल इनकम। इस पर आपको फिर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स किया जाएगा। ध्यान रखिएगा आपका F&O का लॉस अदर इनकम के सामने एडजस्ट कर दिया जाता है। अब बात ये आती है कि अगर ये सेट ऑफ नहीं हो पाया, आपकी अदर इनकम नहीं है, तो उस केस में इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं नेक्स्ट 8 सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स के लिए। तो आने वाले अगले जितने भी 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ध्यान रखिएगा, अगर आप अगले साल सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी कैरी फॉरवर्ड करेंगे फिर अदर इनकम के सामने करेंगे, तो वहां पर सिर्फ बिजनेस इनकम के सामने ही आप एडजस्ट कर पाएंगे, बिजनेस इनकम के अलावा कोई अदर इनकम के सामने एडजस्ट नहीं कर सकते। F&O का अगर कोई गेन हुआ तो उसके सामने आप एडजस्ट कर पाएंगे, या कोई अदर बिजनेस इनकम हुई तो उसके सामने एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप हाउस प्रॉपर्टी या बिजनेस प्रोफेशन में सेटअप नहीं कर पाएंगे। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप यहां पर जो करंट ईयर में सेट ऑफ है वो सैलरी के हेड में नहीं कर सकते। तो अगर आपको सैलरी मिल रही है तो F&O का लॉस आप सैलरी के केस में एडजस्ट सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे।